हाँ, इसी की चला देना। नमस्कार साथियों, एक और खास लाइव शो में आपका स्वागत है। ये है न्यूज अड्डा और दैनिक उत्तराखंड का साझा मंच है, जहां हम उत्तराखंड के खास मुद्दों को उठाते हैं, वो मुद्दे जो सीधे आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आज हम उपनल जो कर्मचारी हैं, जो लगातार 1 महीने से ज्यादा समय से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार से उनकी चीजें तालमेल नहीं बैठ पा रही हैं, उस मसले को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ एक खास मेहमानों का पूरा पैनल भी जुड़ गया, जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रभाकर उनियाल जी वरिष्ठ नेता हैं। प्रभाकर उनियाल जी, चर्चा में आपका स्वागत है। कांग्रेस से सुजाता पॉल मैडम है, मैडम आपका भी चर्चा में स्वागत है। योगेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूकेडी से पीसी थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और हिमांशु ज्वाल है, जिला अध्यक्ष हैं उपनल कर्मचारी महासंघ से, वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। आपका भी चर्चा में ज्वाल साहब स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा हिमांशु ज्वाल जी आप ही से है। सरकार ने खासतौर पे मुख्यमंत्री ने दखल करके एक उप समिति बना दी है, 10 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बावजूद ऐसा क्या है कि जो उपनल के कर्मचारी हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनको सरकार की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? पहले तो सबको मेरा नमस्कार, जितने लोग उपस्थित हुए हैं देरी से, उन सब लोगों को। और आपने समिति गठन का आपने बात पूछा है, तो मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि उप समिति गठन आपने बोला है, आज से पहले भी 2016 में भी और उससे पहले भी जितने भी बार हमारे आंदोलन हुए हैं, उन सब आंदोलनों में अब तक समितियां कई बार गठित हो चुकी हैं। और समिति गठन होने के बाद भी जो है कर्मचारियों की बातों का निस्तारण नहीं हो पाता। तो इस बात को सभी कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं। और कि भाई अभी सरकार ने कहा है, आप मानिए उस बात को, परंतु अभी कर्मचारी उसमें है कि जो है हम जब तक इतनी बार छलावा जब आदमी के साथ हो जाता है, तो आदमी को जल्दी से किसी की बात में विश्वास नहीं आता है। तो वही स्थिति में हम सब लोग हैं अभी, कि हमारी हम क्या कहें उस समिति, अभी समिति रिपोर्ट देगी, समिति क्या कहेगी, समिति क्या नहीं कहेगी, उस बात को जानने के लिए सारे कर्मचारी एकत्रित होकर के बैठे हैं अभी पंडाल में। ठीक है, प्रभाकर उनियाल जी सर, नीचे उसमें एक बहुत बढ़िया चीज चल रही है कि उपनल कार्मिकों की होली कब। तो होली रंगों का त्यौहार है, हम सब चाहते हैं, कर्मचारी, ये पूरे प्रदेश के कर्मचारी चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ होली मनाएं, परंतु ऐसे कैसे होली मनाएंगे कि जब 35 दिन से हम लोग एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं, और उसके बाद भी जो है जहाँ हम रोज आ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं। आजकल हमारा कार्यालय यही है, हमारा ऑफिस यही है, और जब तक हम लोगों को हमारे जिस लक्ष्य के लिए हम लोग बैठे हैं, उस लक्ष्य की जब तक एक मजबूती के साथ हम लोगों को कुछ मिल नहीं जाता है, तब तक हमारी होली कब, हम भी ये पूछते हैं सरकार से। हिमांशु ज्वाल जी, मुख्य मांग आप लोगों की क्या? उसके बाद हम प्रभाकर उनियाल जी से जवाब मांगेंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है? समान वेतन की आप लोग बात करें, समान अगर हम काम करें तो हमें वेतन भी समान मिलना चाहिए, और हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, जैसा कि 2018 में हाईकोर्ट ने कहा था। जी बिल्कुल, हमारी यही मांग है, जिसको सरकार ने जो है एसएलपी जो माननीय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय में डाली है, तो हम ये कहते हैं कि वो एसएलपी वापस होनी चाहिए सरकार को, और जनता हित में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए कार्य। क्योंकि इतने सारे कर्मचारी, 22,000 कर्मचारी, कोई छोटा मोटा वो नहीं है, समूह नहीं है, पूरे प्रदेश की बैकबोन है। और सरकार को समझना चाहिए कि इन 22,000 कर्मचारियों के परिवार के बारे में चिंता करनी चाहिए सरकार को। कब तक कर्मचारी जो है 8,000, 10,000, 12,000 में काम करता रहेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के मैनिफेस्टो में है ये सब चीजें। ठीक है, मैं प्रभाकर उनियाल जी से सवाल रखता हूं। प्रभाकर उनियाल जी, जब आप विपक्ष में थे सर, जब कांग्रेस के जमाने में 2016 में यही कर्मचारी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके 1 दर्जन विधायक और नेता इनके मंच पे पहुंचे, वहां वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो साहब आपका नियमित भी कर देंगे और आपके वेतन को भी बेहतर कर देंगे। अब कर्मचारी लगातार 34-35 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2018 के हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दे रहे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सर जब विपक्ष में होंगे तो कर्मचारियों के पक्ष में होंगे, सत्ता में आएंगे तो कर्मचारियों की सुनेंगे नहीं, और अगर कर्मचारी प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको डराएंगे, धमकाएंगे कि तुम पे केसेस भी कर देंगे और तुम्हारी जगह नए लोगों को भर्ती कर लेंगे। पवन जी, जो नए मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं इस बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार बनी है, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उपनल कर्मियों का राज्य के विकास में, राज्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उनका जो है उनके हित सुनिश्चित किए जाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। और वो केवल आश्वासन नहीं दिया, उसके लिए एक समिति गठित की है, और उच्चाधिकार समिति है, इसमें बड़े महत्वपूर्ण लोग उस समिति में हैं। उसके जो मार्ग में सारी बाधाएं हैं, उनके हित सुनिश्चित करने की दिशा में जो कुछ भी किया जाना है, उसके मार्ग में जो कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं,
वो सबको देख करके निराकरण करके जो उनका जो रास्ता है वो निकाला जाएगा। ये समिति इसके लिए बनाई गई है और हम आशा करते हैं कि समिति सकारात्मक रूप में विचार करेगी और इनकी जो मांगे हैं वो काफी मांगे मान ली जाएंगी और इनके जो होली है या जो भी आगे त्योहार है वो सरकार उनको अच्छे ढंग से वो मनाए, प्रसन्न रहे। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सुजाता पॉल जी, जब सरकार इतना कुछ काम कर रही तो हमें भरोसा क्यों नहीं, कर्मचारियों को खासतौर पे भरोसा क्यों नहीं? और आप तो खुद मौके पे वहां पहुंची भी थी, क्या वजह? जब सरकार ने उप समिति बना दी है और कह रहे हैं कि हम ज्यादातर मांगे मान चुके हैं, बाकी मांगे भी मानेंगे, फिर कर्मचारियों के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि आज होली का त्योहार है लेकिन कर्मचारी कह रहे कि हम घर पे होली मनाने नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? जब सरकार में नहीं थे तो भीख मांग रहे थे कि वोट हमें दे दो, हम व्यवस्था बदल देंगे। और जब ये सरकार में आ गए तो जो धरना करते हैं, जो आंदोलनरत होते हैं, उनको आप शहर के कोने में फेंक देते हैं। एकता विहार में कौन सी जगह पे? जहां पे एक कब्रिस्तान बताया जा रहा है कि होता था, जहां बच्चों को दफनाया जाता था। वहां पर अगर आप जाकर देखें, चारों तरफ इस तरह की जमीन है, वहां चलना मुश्किल है जूतों के साथ। आपने वहां उन्हें पटक दिया। आप दिवाली कर रहे हैं क्या? क्योंकि होली तो बस निकल ही गई और होली के गुजिया बनते हुए देखकर आई हूं मैं कि अपना अपना मनोबल बनाए रखने के लिए किस प्रकार से हमारे जो आंदोलनकारी है वो बैठे हैं। अगर उनको आप परजीवी और आंदोलन जीवी बताएंगे, ये भाजपा को बताना है। इनकी मांगे क्या है? ये बहुत सिंपल बात है। एक सिंपल सी चीज है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया, उस आदेश के विरुद्ध आपने एक एसएलपी दाखिल करी 2018 में ही और उसमें आज तक सुनवाई नहीं करवा पाए हैं। उसको वापस लिया जाए और जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है उसको पूरा किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इनको रेगुलराइज करिए, मिनिमम पे पर मिनिमम पे जो है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये तो हमारा संविधान भी कहता है, इसीलिए तो सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जो है हार जाएंगे। और समान काम का समान वेतन ये मांग रहे हैं, जिसमें डीए देने के आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय ने किए हैं। और तीसरी चीज, जो जीएसटी और सर्विस टैक्स काटा जाता है वो ना काटा जाए। अब आप मुझे बताइए कि समिति बनाकर आप क्या करेंगे? किस चीज का समाधान ढूंढ रहे हैं कि कैसे इन्हें थका दे ताकि ये पीछे हट जाए? और इनके ऊपर आपने जो केस किया है 1000 लोगों के ऊपर, वो क्यों किया है? महामारी एक्ट के तहत आपने केस किया, जबकि आपकी पुलिस जानती थी कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम है। तो फिर आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों किया गया? क्या इसलिए किया गया क्योंकि आप इन्हें बैकफुट पे ले जाना चाहते हैं? और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, जहां के 700 कर्मी जो हैं आज सड़कों पे आ गए इनके समर्थन में, आप इसलिए इनको दबाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से 717 परिवारों को आपने नष्ट कर दिया 108 वालों को। इसलिए जब इनके ऊपर भरोसे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इनका तो ट्रैक ही गलत है और या हो सकता है इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें करना क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमा सिसोदिया जी, आप इस मसले को किस तरह से देखती है? मैडम, आपका पहला कमेंट क्या, आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है? उपनल कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज है या फिर सरकार की उस दलील पर यकीन करना चाहिए कि हमें पेशेंट बनना चाहिए, हमें पेशेंस दिखाना चाहिए? नए मुख्यमंत्री आए हैं, उप समिति बन गई है, समाधान होगा जो उपनल कर्मचारियों को भी एक तरह से अच्छा लगेगा। देखिए, मैं उपनल कर्मी जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ कि ये लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं सरकार की बार बार की चीजों से कि हम आपको ये देंगे और हम आपको ये देंगे। ये लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट पर, और गवर्नमेंट पर आप भरोसा कर भी नहीं सकते। जैसा कि अभी तक हमारा इतिहास रहा है सरकार का, एक बार आपको यहाँ से उठा दिया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। अभी आप देखिए कि 2 महीना पहले पंचायती राज के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, 400 450 बच्चे। उसके बाद उन लोगों को कुछ ना कुछ आश्वासन देके उनको उठा दिया गया, और उठाने के बाद जो आश्वासन उनको दिया गया था कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो नहीं किया गया। और वो बच्चे अब दोबारा मतलब आंदोलन में आने की तैयारी में वो हैं। मेरे पास उनकी जानकारी है कि हम लोग अब दोबारा बैठना शुरू करेंगे, इसलिए उपनल वाले नहीं उठ रहे हैं। हम सरकार की बातों का भरोसा कैसे करें? और सबसे बड़ी बात ये, वो पहली सरकार है जो अपने ही लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई है। अगर हाई कोर्ट ने किसी बात को बोला है कि आप इनका नियमितीकरण कीजिए, आप समान कार्य समान वेतन दीजिए, तो सरकार के पास ऐसे कौन से कारण थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपने ही राज्य के लोगों के खिलाफ?
जब तक आप विपक्ष में होते हैं, आप लगातार जाते हैं, आप लगातार बोलते हैं, जैसे ही आप सत्ता पक्ष में जाते हैं तो आपको कोर्ट की याद आने लगती है, अपने ही लोगों के खिलाफ आप कोर्ट जाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब इनके साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और बीजेपी को जरूर इस बात का जवाब 2022 में ये बच्चे देंगे। ठीक है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यूकेडी किस नजरिए से देखती है? पीसी थपलियाल जी, उत्तराखंड क्रांति दल, आपके राज्य के बच्चे हैं, सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल इस पूरे मसले को किस नजरिए से देख रहा है सर? देखिए पवन जी, ये जो मसला है बहुत ही क्रिटिकल है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि उपनल है क्या। उपनल का जो फुल है, ये पूर्व सैनिकों के कल्याण निगम लिमिटेड है, जो पूर्व सैनिकों के लिए बनाया गया था। माननीय जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे टीपे सावत थे, जब 2004 में जब सस्ता में आए लोग, तो इन्होंने इसका निर्माण किया था। और इसमें पूर्व सैनिकों को जो सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में, आउटसोर्स कंपनी के रूप में एक सरकारी ठेकेदार कंपनी उपनल बनी। और आगे चलकर इसमें जब सभी लोग, जो लोग हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, मैं पूर्व सैनिक हूं और मैं ये मानता हूं कि उपनल हमारी थाली है, और इस थाली में नेताओं ने अपनी सस्ती राजनीति के तहत युवाओं को, अपने कार्यकर्ताओं को लाए। ठीक है, बिल्कुल लाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन युवाओं का जो भविष्य है हम उसको अंधकार की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10-12 हजार रुपए में नौकरी कर सकते थे, हमें पेंशन मिलती है, और हम जो बाहर की एजेंसी हमारा शोषण करती थी उसके बचाव के लिए उपनल का निर्माण हुआ था। और इन्होंने जो बच्चों को यहां डाला और डाल के उनके, क्योंकि आज जो 15-20 साल से बच्चे वहां पे नौकरी कर रहे हैं, आज वो कहीं भी किसी भी सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहे। अब उनकी समस्या ये है कि उस समय तो ये बच्चे थे जब इनको 10-12 हजार रुपए में शुरुआत हुई थी। आज इनके बच्चे हैं, परिवार हैं, वो किस तरह से इस ठेकेदार कंपनी में अपना गुजारा बसर करेंगे। ठीक है, हमारे हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए और ये कहा कि भाई जो सम्मान काम एक, आप देखिए सचिवालय में या कहीं भी आज पूरा उत्तराखंड की सरकार इसके ऊपर डिपेंड है, उपनल कर्मचारियों के ऊपर, और इनके लिए गले की फांस बन गई है उपनल कर्मचारी इस समय। अगर ये चाहे तो इस सरकार को ध्वस्त करा सकते हैं, क्योंकि आज सारा कामकाज इनके हाथों में आ गया है और हाई कोर्ट भी इनके साथ खड़ा है। इसलिए इस सरकार को बहुत ही सड़े हुए कदमों से इस ठीक है, पॉइंट टेकन सर। योगेश जी, पॉलिटिकल तबके की पूरी आपने पक्ष और विपक्ष की राय सुनी है। कर्मचारी जो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका पक्ष भी आपने जाना। क्या वजह है? उपनल को हमने बनाया 2004 में ताकि इसके अंदर जो पूर्व सैनिक हैं या उनके आश्रित हैं उनको समायोजित किया जा सके, उनके लिए नौकरी की, रोजगार की व्यवस्था की जाए। बाद में आउटसोर्सिंग का एक माध्यम बन गया। जो भी सत्ताधारी दल आया, अभी सुजाता पॉल जी से कांग्रेस के जमाने की बात भी पूछेंगे, प्रभाकर उनियाल जी तो बीजेपी के जमाने का हाल बताएंगे ही। ये पूरा एक तरह से वो ऐसा आउटसोर्सिंग का माध्यम बनकर आज हालात ये कि कर्मचारी प्रोटेस्ट पे करते तो उनको कहा जाता है कि आपको रिप्लेस कर देंगे, नए हम बच्चे भर्ती कर लेंगे। और ये सही बात है ना, जिसने 8 साल 10 साल 12 साल यहाँ काम कर लिया, अब वो कहाँ जाएगा? समायोजित तो आपको करना पड़ेगा ना। हाईकोर्ट ने तो कानूनी तौर पे आपको एक तरह से मैंडेटरी बोला कि आप इनको भर्ती करिए, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा करके आ गए। देखिए, उपनल के जितने भी कर्मचारी हैं, राज्य में करीबन 20-22 हजार कर्मचारी हैं, जिसमें से एक बड़ा चंक जो है करीबन 8 या 9 हजार सिक्योरिटी गार्ड्स का है। उसके बाद लोअर लेवल के कई सारे और भी कर्मचारी। अभी जो सबसे बड़ा जो ये लॉगर हेड्स पे आ रखे हैं गवर्नमेंट के, वो अपने आ रखे वेतन विसंगतियों को लेके और अपने जो जॉब है उसको परमानेंट को लेके। एक जो इसमें टेक्निकल चीज है जो मैं अभी पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब भी कोई उपनल का कर्मचारी अपना नौकरी लेता है उसका एग्रीमेंट ही 11 महीने का होता है। अब 11 महीने के एग्रीमेंट अगर वो 10 साल से भी हो रहे हैं तो हमारा जो लॉ है उसमें वो पेच आ जाता है कि हम इनको परमानेंट एम्प्लॉय बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट या नहीं बना सकते। कोई सिक्योरिटी गार्ड को परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाया जा सकता आज के अभी के हिसाब से, कि अगर उसने 10 साल भी सर्विस करी है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि सरकार के पास परमानेंट नौकरी देने का बजट ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, तो आउटसोर्सिंग से जो ऑलरेडी काम चल रहा है उससे उसको वो फेज्ड मैनर में रेगुलराइज क्यों नहीं कर देते मिनिमम वेज के तहत?
जो कि एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक पूरा प्रोसेस होगा, लेकिन उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए। उप समिति जो भी बनाई है उनके पास सारे तथ्य क्लियर कट है, किन पे बैंड के लोग, यहाँ पे बैंड कितना है वो 8,000, 9,000, 11,000, 12,000, 12,000 से ऊपर ज्यादा नहीं है। मेरा ये मानना है कि सरकार को चाहिए, चुनावी टाइम आ रहा है, सरकार को चाहिए कि उन सभी जितने भी उपनल के कर्मचारी है उनको रेगुलराइज ना भी कर सके, कम से कम उनकी वेजेस तो थोड़ी बढ़ाएं। अभी सरकार ने 31 तारीख तक का, सभी शायद पता होगा इनको भी, 31 तारीख तक उन्होंने जो है जनरल कैटेगरी के भी लोग जॉब ले सकते हैं उपनल में। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि जो चीज एक इंस्टीट्यूशन बनाई एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट्स के लिए था, उनका सारा हिस्सा जो है, एक मेजोरिटी हिस्सा अब जनरल वाले भी आ रहे हैं लेने के लिए। जनरल वालों को भी जॉब देने का 31 तारीख को उन्होंने रखा हुआ है, 31 अभी जॉब ये मार्च तक का। ठीक है, मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये लोग जितने वो सारे सचिवालय हो, हर जगह उपनल के ही लोग काम कर रहे हैं। जो काम करने वाले लोग वो तो उपनल के हैं। ठीक है, ठीक है। प्रभाकर उनियाल जी, सर जब मैं रिसर्च कर रहा था इस विषय पे, 2016 में ऐसे कई मेरे पास रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि बीजेपी के कई नेता जब जुलाई 2016 में यही कर्मचारी इसी अंदाज में तब की हरीश रावत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब आपके तमाम नेता विधायक गए, समर्थन दिया और कहा कि साहब हमको सत्ता में आने दीजिए, उसके बाद आपको नियमित कर देंगे और आपके वेजेस को भी बेहतर कर देंगे। हरक सिंह रावत भी गए थे, जब ताजा ताजा कांग्रेस को छोड़ा था उन्होंने, मार्च में फिर चले गए, सब लोग गए, लेकिन आज इनकी तरफ आप देख नहीं रहे हैं सर। कमेटीज में इनको डाल रहे हैं। आप देखिए, आपने उप समिति बनाई, लेकिन इनको भरोसा नहीं है आप लोगों पे। इनको पता है कि एक बार हम आंदोलन उठा लेंगे, उसके बाद में फिर बात पहले की तरह आई गई हो जाएगी। पवन जी, देखिए थपलियाल जी ने बहुत सारी बातें बताई कि ये पूर्व सैनिकों के लिए मूलतः बनाया गया था। उनको, उनके आश्रितों को समायोजित करने के लिए, उनको एक सम्मानजनक रोजगार देने के लिए यह रास्ता निकाला गया था। और दूसरे जो मित्र हमारे योगेश जी, उन्होंने विस्तार पूर्वक जो सरकार की कठिनाइयों के विषय में बताया, सरकार किसी भी दल को, लेकिन जो कठिनाइयों के विषय में बताया। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि जब सब विपक्ष में थे तो क्या कर रहे थे, सत्ता में आए तो क्या कर रहे थे। ये आपका मूल प्रश्न तो आपका इसके इर्द गिर्द है। कांग्रेस प्रवक्ता भी इसी को, आपकी बात को दोहरा करके उन्होंने रखा है। ठीक है। एक जो बात है कि जब कांग्रेस या भाजपा की अदल बदल पर सरकारें रही है, तो भाजपा जब विपक्ष में थी, निश्चित रूप से जनता के मुद्दे उठाने का जो उसका दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन कर रही थी। उनके जो भी मांगे थी, मेरी बात पवन जी बात सुनिए। हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी करिए आप। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो बात है उससे संतुष्ट होकर के उन्होंने आंदोलन में उनका साथ दिया। उनको प्रथम दृष्टया जो भी विषय था। अब जैसे थपलियाल जी ने बात कही है और हमारे जो मित्र हैं उन्होंने भी कहा कि देखिए कितनी विसंगति है कि जो केवल पूर्व सैनिकों के बनाए गए उसमें बाहरी और बाहर के लोग भर दिए गए, और अब उनके हित की बात हो रही है। तो ये जो काम है, ये जो उपनल का जो पूरा ढांचा बिगाड़ दिया वो कांग्रेस के शासनकाल में, वो कितने लोग भरे गए नंबर 2 के तरीके से, कितनी बैक वो सब किया गया, आप जानते हैं। ये सब अखबारों में खूब चर्चा में आ चुका। और वो जो नासूर बना दिया उसको, जो समस्या हल हो सकती थी उस समस्या को विकराल बना दिया गया, और विकराल बना करके उस बात का तो संदर्भ। अब फिर भी क्योंकि ये उनका सहयोग राज्य को मिला है, वो उनका भविष्य है, उनका परिवार है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार रास्ता निकाल रही है कि उनकी बातें मानी जाएं। जो तकनीकी बाधाएं हैं, जो व्यावहारिक बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं को के बीच में से उनके पक्ष में उनके हित सुरक्षित करने के लिए रास्ता निकाला जाए। प्रभाकर जी, सर आपके पास रास्ता तो आ गया था 2018 में नवंबर में, जब हाईकोर्ट ने आपको बोल दिया कि साहब इनको आप नियमित कर लीजिए और चरणबद्ध तरीके से नियमित कर लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए ना सर। रास्ता तो आपने खुद अवरुद्ध कर दिया ना। कांग्रेस का जवाब हाँ या ऐसे प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं होता। उसके अंदर जो तकनीकी विषय बहुत से आ गए थे, कौन लोग आए, क्यों भर्ती किए गए, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, किस परिस्थिति, वो सारी बातों पर विचार होगा। ये नहीं कि एक निर्णय आ गया और उसको ब्लाइंडली मान लो। आपने कोई जांच सरकार किसी भी निर्णय पर
सर पवन जी, अगर कांग्रेस, सरकार सुनिए के ना प्रभाकर जी, किसी भी अगर निर्णय पर, कांग्रेस कोई भी दल गलत की सरकार भर्ती हो, करके चली वह गई, निर्णय पर विचार आपने कोई करेगी। जांच कमीशन, नहीं निर्णय सर, में क्या आपने तो, व्यवहारिकता है, क्या कठिनाई है, इस पर तो विचार ये होगा। तो नहीं सर, ये कमेटी तो आपने जब इतना ज्यादा प्रोटेस्ट 1 महीने से हो गया तब आपने बिठाई है ना सर। आपने कोई कांग्रेस के जमाने में अगर धांधली हुई उपनल में भर्ती करने में तो आपने कोई जांच की हो? पिछले 4 साल में ऐसा भी नहीं आया। और अगर आपकी बात हो, ठीक है, मैं सुजाता पॉल जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं एक छोटा कमेंट हिमांशु जुयाल से लेना चाहूंगा। हिमांशु जी, ये जो तर्क सरकार की तरफ से रखा जा रहा है उसमें कुछ वजन भी कई बार आता है कि साहब कई तकनीकी पेच हैं आपको नियमित करने को लेकर के। उस नजरिए से सरकार की थोड़ी जो दलील है उसमें थोड़ा यकीन किया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि जब हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया तो अब सरकार को बात माननी चाहिए थी? पहले तो ये बात यहीं से खत्म हो जाती है कि अगर कोई तकनीकी होती तो माननीय उच्च न्यायालय जो है हमारे फेवर में डिसीजन देता नहीं। दूसरी बात, इस बात को मैं एक और तरीके से भी कह सकता हूँ यहाँ पर कि आप बताइए, जो सगंध पौधा केंद्र में जो 7 लोग जो है नियमितीकरण हुए हैं उपनल के माध्यम से जो कार्यरत थे, वो लोग जो है नियमित हुए हैं और पांच लोगों को समान कार्य के बदले समान वेतन मिल रहा है ऊर्जा विभाग में, वो भी उपनल से कार्यरत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके जब उनको दिया गया उस समय कोई तकनीकी चीजें देखी नहीं गई क्या सरकार के द्वारा? और अब सरकार इस बात को कह रही है तकनीकी। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो बिना तकनीक के दे दिया गया वो डिसीजन। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रभाकर उनियाल जी, जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया सर, वो तो कोई ऐसा यस और नो में तो नहीं था ना? आप जल्दी से क्विक रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं सर, जल्दी से। एसएलपी माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार की है और उसमें गुण पाया गया, गुण दोष के आधार पर स्वीकार की गई कि अंधी होकर के आंखें बंद करके स्वीकार की, ऐसा नहीं। तो हाईकोर्ट ने आंखें बंद करके फैसला दिया क्या? तो दिखाया कि भाई हाईकोर्ट ने ये आंखें बंद करके विसंगति, उपनल पुनर्विचार कर्मचारी के पक्ष कीजिए। में फैसला दिया क्या? पुनर्विचार के लिए आधार था, तभी तो स्वीकार किया एसएलपी, और अब उस पर विचार होगा। उस पर विचार होने के बाद, लेकिन जो समिति नियमित बना किए रही है, गए, उसमें भी पहले समिति बन करके और जो लोग नियमित कर दिए गए, और जो लोग कई विभागों में जो बता रहे हैं जुयाल साहब, कई विभागों में नियमित कर दिए गए। देखिए, ऐसे एक 1-to-1 केस का चर्चा हम नहीं कर सकते कि वो किसमें क्या हुआ। कुल मिलाकर के जो नीति है और नियत है, उस पर बात हम कर सकते हैं। सरकार की नीति उनके पक्ष में है, उनको समायोजित करने की है, रास्ता जुयाल भाई निकालने आ रहे हैं आपके पास, जुयाल भाई आपके पास आ रहे हैं। ठीक है प्रभाकर जी, मैं कांग्रेस के पास जाता हूं। ठीक है सुजाता पॉल जी, 2016 में मैडम आप लोग जब सत्ता में थे, हरीश रावत की सरकार थी, 9-10 दिन का प्रोटेस्ट चल रहा था, बीजेपी के तमाम नेता वहां जा रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ठीक है, बीजेपी आज उपनल कर्मचारियों के इस हालात पे ले आई कि उनको इतना 30-35 दिन से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन समस्या कांग्रेस के जमाने में भी नहीं हल हो पाई। कर्मचारी तब भी स्ट्राइक कर रहे थे, 2016 में कर रहे थे, 17 में कर रहे थे, 18 में कर रहे थे, आज 21 में भी कर रहे हैं। देखिए, उपनल जो है किस जमाने से आया? नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने से आया, जब इसका नाम थोड़ा फर्क था। मेजर जनरल खंडूरी जी ने इसका नाम उपनल किया। लेकिन जो तर्क इन्होंने अभी दिए हैं उनका भी जवाब जरूर देना चाहती हूँ। अब मुझे बताइए, 2016 में हरीश रावत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किसने करी? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य करने दिया? कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए ये लगे रहे? तो इसका मतलब है, अभी की कह रहे हैं कि वो हमने किया क्योंकि वो हमारा कार्य था। मतलब आप अपना कार्य कर रहे थे विपक्ष में होने के नाते, मगर समाधान के लिए नहीं, राजनीति के लिए। यही तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। ये एक और इन्होंने ऐसी बात कही है जो एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, होते कौन है आप बोलने वाले? आप किसी भी निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन खबरदार तो आपने ऐसी बात करी, क्योंकि ये माननीय न्यायालय का अपमान है। आप नहीं कह सकते इस तरह की बातें। अब जहां तक बात है हमारे जो उपनल कर्मी है, आप ये देखिए कि वे कहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करने को सरकार तैयार नहीं हुई है। इस बात को समझिए आप। उनसे बातें तब करी गई जब हमारे उपनल कर्मी आंदोलन करते हुए जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए चल पड़े, और उसमें भी इनके ऊपर 1000 लोगों के ऊपर केस किया गया है रायपुर थाने में। इन्हें बताया नहीं गया। ये तो आज अखबारों के माध्यम से मेरे उपनल कर्मी जो बहने और भाई है उनको आज पता चला। पूछिए इनसे, जुयाल जी से। इसका मतलब है कि ये सरकार में चले आए हैं, और ये ठीकरा किस पर फोड़ है? पिछली सरकार पे। 2017 से आप बैठे हुए हैं, 4 साल बर्बाद करके
कोई कार्य आप नहीं कर पाए। आपको केवल ये करना है कि आपको इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है, और एसएलपी आपने दाखिल करी है, एसएलपी को आप सिर्फ इसलिए दाखिल कर रहे हैं ताकि आप डिले कर सके। दिस इज अ डिले टैक्टिक, टेक बैक द एसएलपी एंड इम्प्लीमेंट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज ऑल। ठीक है, ठीक है। जोयाल जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ जोयाल जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से। जी जोयाल जी आप अपनी बात रखिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। हेलो जी अपनी बात रखिए, आपको हम सब सुन पा रहे हैं। मैं और कर्मचारी एक बात और, उप समिति पे अभी विश्वास कैसे कर ले सर? अभी जब जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कहा भाई एमडी साहब के माध्यम से उन्होंने हमारे तक ये बात पहुंचाई कि आप पहले अपना धरना खत्म कीजिए तब उसके बाद वार्ता होगी। अगर कर्मचारी उस बात पे आ जाते, या जिस तरीके का जो बात थी उनके कर्मचारी के मन के अंदर है, ये बात उनके अंदर मन का सवाल है ये कि अगर हम उस समय उठ जाते तो आज हमारी वार्ता कैसे होती, किस समय होती वार्ता? कर्मचारी ये भी तो जानना चाहता है कि आप उस समय, उन्होंने बोला कि भाई आपकी वार्ता तब होगी जब पहले आप धरना समाप्त करेंगे अपना। तो ये सब चीजें हैं सर। और आज की तारीख में जो वर्तमान स्थिति आप देखेंगे, 35 दिनों के बाद जाकर के कोई समिति बन रही है, तो वो पहले भी तो हो सकता था। अगर जनप्रिय सरकार है तो जनप्रिय सरकार को सोचना चाहिए था इस बारे में पहले से। ठीक है उमा सिसोदिया जी, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। उमा सिसोदिया जी, जिस तरह से देखिए प्रभाकर उनियाल जी बीजेपी ब्लेम कर रही है कांग्रेस को, साहब कांग्रेस गलत तरीके से लोगों को भर्ती करके चली गई, हमको उसको देखना पड़ेगा, कोई जांच कमेटी कोई जांच आयोग तो बनाया नहीं। अब 30-35 दिन से जब ये तमाम उपनल कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे थे तब एक उप समिति बनाई गई। आपको लगता है कि उपनल को लेकर के कांग्रेस हो या बीजेपी सत्ता में रहते हैं तो अलग बात कही गई है, विपक्ष में रहते तो अलग बात कही गई है, आम आदमी पार्टी दोनों दलों से किस तरह से इसमें डिफरेंट सोचती है, अलग तरीके से सोचती है, इस मसले को अलग तरीके से देखती है? देखिए इस समय जिसकी सरकार है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हम ये कहें कि भाई कांग्रेस ने ऐसा किया और हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर आपके पास समस्याओं का सोल्यूशन नहीं है तो आपको सरकार में बैठ के सत्ता सुख लेने का भी आपको अधिकार नहीं है। आप अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के जो आपको लगता है कि गलत फैसले हैं तो आप उनको ठीक कीजिए, क्योंकि सरकार ने आपको 57 विधायकों के साथ मैंडेट दिया है, आप 57 विधायकों के साथ सत्तासीन है। अगर आप 57 विधायक, जबकि आपकी जो सरकार है बिल्कुल अस्थिर नहीं है, कोई आपके विधायक नहीं तोड़ रहा है, आप जो फैसला लेना चाहें आप वो लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके बावजूद अगर बीजेपी अपनी मजबूरी दिखाती है ये कह के कि कांग्रेस ने गलत निर्णय लिए और हम लोग मजबूर हैं उनके निर्णयों के साथ और हम लोग नहीं उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सरकार चलानी नहीं आती, आप निर्णय लेने में कैपेबल नहीं है, तो महोदय आप लोगों की सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है कि ऐसी इनकेपेबल सरकार उत्तराखंड के सर पर सवार होकर बैठे। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर आप सत्ता में हैं तो आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और आपको जनता के हिसाब से निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक बात है, अगर समाधान निकालना चाहिए, अगर कोई गलती पीछे हुई भी अगर आपको लगता है उसमें कुछ करप्शन हुआ तो अगर देखिए बहुत सारे अभी तक हमारे माननीय मोदी जी केंद्र में हमेशा ये कहते हैं 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल से हमने किया। तो मैं यहाँ के उत्तराखंड सरकार से कहती हूँ आप कर दीजिए ना, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो। हमने मान लिया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इसलिए वो 10-11 विधायकों पर रह गए, आप तो 57 विधायकों के साथ है, आप कीजिए ना, अगले चुनाव में आप ये बचेंगे अगर आपकी यही स्थिति रही तो। ठीक है, ठीक है। ये पीसी थपलियाल जी, आप तो पूर्व सैनिक भी हैं सर, लेकिन जब इसको डाइल्यूट किया गया, इसमें दूसरी तरफ तबके के बच्चों को भी इसमें भर्ती किया जाने लगा, न पूर्व सैनिक और न उनके आश्रितों के अलावा भी, तब भी आप लोगों ने, यूकेडी ने कहां प्रोटेस्ट किया? यूकेडी तो इस तरह के मसलों कहां उठा पा रही है सर? प्रदेश के युवाओं को अगर ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, अगर वो सड़क पर बैठे हैं, आज उनको होली मनानी चाहिए लेकिन वो प्रोटेस्ट साइट पे बैठे हुए, तो यूकेडी क्या कर रही सर? आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं? प्रभाकर उनियाल जी, क्या पीसी थपलियाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मुझे लग रहा है कि को भर्ती किया तो जब कानून, हाँ, तो जो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी सैनिक कल्याण मंत्री के दौरान में कांग्रेस के पीरियड में उन्होंने कानून बनाया अलग से कि हम बाहर के बच्चों को भी इसमें भर्ती कर सकते हैं, और इस कानून के तहत उन्होंने कई हजार बच्चों को भर्ती किया। लेकिन आज
जो कुछ भी हुआ, हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड सैनिक बहुल्य राज्य है और सैनिक बहुल्य राज्य में हर बच्चा हमारा है, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। हम हाई कोर्ट की उस ऑर्डर के साथ खड़े हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि इनका समाहित किया जाए। इनको ये अभी ऑर्डर नहीं हुआ उन्होंने कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने कहा है इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, इस प्रक्रिया को जो समाहित करने की प्रक्रिया, क्योंकि जो ये कुछ हुआ है ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ था और मायावती जी ने ये निर्णय ऐसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको उन्होंने समाहित किया, उसके रेफरेंस लेकर ये जीत सकते हैं। और आज इनके साथ ऐसे दिग्गज लोग खड़े हैं आज उपनल के कर्मचारियों के साथ। हम जब इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वहां पे भी लोग आगे आए जो कि अपना वकील वहां पे देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए आज उपनल एक शक्तिशाली संगठन और आंदोलन बनकर आज उत्तराखंड में आया है। तमाम लोग इनके साथ हैं और इनका समायोजन देर सवेर होना ही है, क्योंकि 10-20 साल कम नहीं होते किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने के लिए। भले भर्ती के समय इनमें कुछ लोग अयोग्य रहे हो, लेकिन 10-15 साल में उन्होंने वो योग्यता हासिल कर चुके हैं, क्योंकि आज पूरे विभाग इनके ऊपर डिपेंड कर है और उत्तराखंड सरकार अरबों रुपया बचाए चुकी है इन लोगों के कारण। अरे उस अरबों खरबों रुपया जो तुमने बचाया है उसका ब्याज ही दे दो इन लड़कों को। इन लड़कों के साथ व्यवहारिक दृष्टि से न्याय होना बहुत जरूरी है, इसलिए पूर्व सैनिक भी इनके साथ खड़े हैं। इनके आंदोलन में हम वहां गए, इनकी रैली में हम शामिल हुए और हमने इनको आश्वासन दिया कि उत्तराखंड का पूर्व सैनिक आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा है और आपको इस न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उत्तराखंड जी। ठीक है योगेश जी, जब इस मसले को देखिए प्रभाकर जी बार बार सारा ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ रहे। कांग्रेस कह रही साहब आपने हमें काम ही नहीं करने दिया, 2016-17 में आपने डिस्टर्बेंस किया। आम आदमी पार्टी कहती है साहब अगर कांग्रेस ने गलत किया तो आप ठीक कर दीजिए। मोटा सवाल ये है ना योगेश जी, अगर कांग्रेस के जमाने में कुछ लोग गलत भर्ती भी हो गए तो आप उसकी जांच करते, लेकिन क्या उसका हवाला देकर के आप ये जो पीसी थपलियाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, आप इनको बहुत कम वेतन देकर के करोड़ों रुपए बचा चुके हैं। हाईकोर्ट का सहारा आपको था, आपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था बीजेपी ने कि हम इनको नियमित करेंगे, वेतन बेहतर करेंगे। अब उसमें प्रभाकर जी को इफन बट नजर आ रहा है। आपको लगता है बीजेपी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है ये 22 में? देखिए, जहां तक बात है इनको रेगुलराइज करने की, उसकी एक प्रक्रिया होगी जिसको फेज मैनर में ही करा जा सकता है। उसको ओवरनाइट सब सारे के सारे उपनल कर्मचारी को रेगुलराइज नहीं करा जा सकता। उसके एक अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है जो मतलब फुलफिल करनी पड़ेगी। वो माननीय हाईकोर्ट ने भी बोला है कि इसको कोई कट ऑफ डेट नहीं दी है कि इस डेट तक सारे के सारे रेगुलराइज हो जाने चाहिए। अब आता है इसमें पॉलिटिक्स का टाइम, मतलब अभी इलेक्शन का टाइम है। मेरा ये मानना है ये 20-22 हजार जो उपनल के लोग हैं, इनको आप कम से कम 1 लाख मानिए। कम से कम इनके जो शादीशुदा होंगे, उनके डिपेंडेंट होंगे, लगभग 1 लाख आदमी ऐसा है जो सरकार के इस उपनल वाले डिसीजन से बहुत खफा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो उपनल के लोग हैं, ये अर्बन सीट्स में ही नहीं, रूरल सीट्स में भी 70 के 70 विधानसभाओं में ये डेंट मार सकते हैं बीजेपी को, जिसकी वजह से शायद मुझे जी योगेश जी, ये तो एक पक्ष, और दूसरा पक्ष ये भी तो देखिए ना, चाहे वो आपके हेल्थ सेक्टर के डिपार्टमेंट्स हो, पेयजल हो, ऊर्जा निगम हो, विश्वविद्यालय हो, यानी एजुकेशन हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो इन्हीं उपनल के कर्मचारियों के कंधों पर टिके हुए, तो उस नजरिए से भी तो सोचना पड़ेगा, सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से भी नहीं सोचें तो। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितने भी आउटसोर्सिंग वालों का कंट्रीब्यूशन है, मुझे याद आता है एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन मैडम ने एक बार मुझे बोला था कि अगर ये लोग ना हो उपनल के या कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग वाले, तो कई सारे काम सरकार के रुक जाएं, मतलब धरातल में, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में हो, इरिगेशन में हो, आपके टूरिज्म में हो। मेरा मानना है कि जितना स्टेप मदरली ट्रीटमेंट उपनल कर्मचारियों के साथ हुआ है ओवर द इयर्स, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस हो, टाइम आ गया है इनको कम से कम रेगुलराइज करने का। जो दिक्कतें आती हैं पदों में, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे कई लोग बोलते हैं, सरकारी ऑफिसर्स बोलते हैं
सिक्योरिटी गार्ड्स को हम ओवरनाइट कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं? तो मेरा यही मानना है, जैसे थपलियाल साहब ने बोला कि जब वो सिक्योरिटी गार्ड बना, हो सकता है उस वक्त अयोग्य हो, लेकिन 10 साल से वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसे सारे प्रोटोकॉल्स का पता है, तो उसे क्यों नहीं नौकरी दी जा सकती? आप उसका एक नया टेस्ट ले लीजिए। कई सारे, चाहे आर्मी हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वहां पे कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे सिपाही अपना अफसर बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हम फाइनल राउंड में एक एक कमेंट सभी का लेंगे। मैं हिमांशु जुयाल जी आप ही से शुरुआत करूंगा। अब आप चाहते क्या है, देखिए थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि सरकार की इस तकनीकी पक्ष को भी मान लिया जाए? ठीक है, पहले भी आपसे वादे होते रहे हो सरकारों में, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर सरकार चरणबद्ध तरीके से जो आपकी जो समान काम के बदले समान वेतन की मांग है, नियमितीकरण की मांग, उस पर अगर चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर सरकार आगे बढ़ना चाहे, तो आप लोग अपने धरने को खत्म करके सरकार के साथ बैठ के संवाद कर सकते हैं? या आपको लगता है कि जो सरकार ने वायदा किया है वो पहले वायदा पूरा करे, उसके बाद ही आप लोग धरना खत्म करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है, परंतु सरकार हमें सॉलिड तरीके से एक जो है विश्वास दिलाए इस बात का कि हम जो है आपके लिए जैसा हम कहते थे, मैंने हमारे मैनिफेस्टो में था, हम आपका समर्थन करते हैं, जैसा वैसा हम समर्थन आपका कर रहे हैं। तब जाकर के हम लोग इस बात को जानेंगे, तब जाकर के हम अपने कर्मचारी को समझा पाएंगे उस बात को लेकर के। हम लोगों को भी बहुत टेंशन है, हम बहुत कम अर्थव्यवस्था वाले कर्मचारी हैं इस राज्य के अंदर, और आज की तारीख में हमें 2 महीने से वेतन मिला भी नहीं है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि हमारी स्थिति कैसे चल रही होगी। हमारे जो कोरोना काल में 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, और हमने जो राशन अपने परिवार के बच्चों को पालने के लिए, भरण पोषण करने के लिए राशन रखना था, वो राशन भी लोगों ने अपना इस आंदोलन में रख दिया, और उसके बाद ऐसा करके वो आंदोलन चला रहे हैं। कोई बहुत आसान काम नहीं है हमारे लिए भी। हम भी नहीं आसान काम तो बिल्कुल नहीं चाहते यहाँ बैठना दरी में, हम भी यहाँ बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि ये धरना समाप्त हो, हम पब्लिक का काम करते थे, जैसे जिस मनयोग के साथ करते थे उस मनयोग के साथ उस काम को करें, वापस अपनी जगहों पे जाएं। परंतु सरकार हमें बाध्य कर रही है, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, यह आंदोलन हम पे थोपा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, सुजाता पॉल जी, ठीक है, ठीक है, आंदोलन चल रहा है, ठीक है। इसमें प्रभाकर उनियाल जी सबसे आखिर में जवाब लेंगे। सुजाता पॉल जी, रास्ता कैसे निकले मैडम? देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, उन्होंने कहा है इनको रेगुलराइज फेज्ड मैनर में करिए, ये बात बड़ी क्लियरली उन्होंने कही है। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का आपने अगर उसको चैलेंज किया है, वो आपका अधिकार है, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि आम जनता भी चाहती है कि इसका समाधान हो? तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, राष्ट्रवाद का दम भरने वाली सरकार ये भूले ना कि ये किसके डिपेंडेंट्स है, सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के। इसलिए ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करके इनको रेगुलराइज करा जाना चाहिए, और हम सरकार के साथ रहेंगे अगर सरकार ये करती है और हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं करती। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, आप क्या सरकार को सुझाव देंगी? होली का त्योहार है, कर्मचारी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, राजनीति से इतर भी तो होकर के तो काम करना पड़ेगा ना हमें। देखिए, वाकई में होली के त्योहार पे मैं अभी कल परसों वहां पर गई थी, और मैंने उन लोगों को बोला था कि इस बार आपकी होली जो है काली होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार सुनेगी। 10,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों ने बहुत बड़ा मार्च वहां पर निकाला, और सबसे बड़ा जो इनके मार्च में अगर आपने देखा होगा तो बहुत इमोशनल टच था। आप देवता की जो डोली थी वो आप लेकर आ रहे थे, महिलाएं कलश लेकर चल रही थी, उसके पीछे तिरंगा चल रहा था, मतलब बहुत इमोशनल टच उस समय इनके मार्च में था। जो और बाकी और जितना शांतिपूर्ण मार्च उपनल का था, वो भी वाकई में देखने लायक था। और उपनल के जो नेता हैं, ये लोग, ये बच्चे आपस में बोल रहे थे कि कोई भी उपद्रव नहीं करेगा, सब शांति से बैठेंगे, सब शांति से बात सुनेंगे। तो मैं सरकार से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ये बच्चे, हमारे अपने बच्चे जो इतनी शांति से सरकार से अपनी मांगों को लेकर आए हैं, अपनी मांगों की गुहार लगा रहे हैं, सरकार को भी शांतिपूर्ण एक पिता की तरह इनकी जो मांगे हैं उनको सुनना चाहिए। ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये किसी भारत पाकिस्तान चैनल से नहीं आए हैं, और ये लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और बिल्कुल अहिंसावादी ढंग से और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपको भी एक पिता तुल्य स्थिति में आकर, उस मन स्थिति में आकर कि अगर ये आपके अपने बच्चे होते तो आप लोग क्या डिसीजन लेते। मैं सरकार से मतलब गुजारिश करती हूँ कि एक मतलब संवेदना के साथ इनकी बातों को सुना जाए। वहां पर महिलाएं हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे गोद में लेकर महिलाएं बैठी हुई हैं। त्योहार का टाइम है, और पिथौरागढ़, मुनस्यारी से, चोपड़ा से भी लड़कियां वहां पर आई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बीजेपी की सरकार को कम से कम इस समय त्योहार के टाइम एक माता और पिता की भूमिका के मतलब सोचते हुए इन बच्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आप सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी आप इनके लिए क्या कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीसी थपलियाल जी, रास्ता कैसे निकलेगा सर? देखो, रास्ता निश्चित रूप से निकलेगा। इसमें बहुत ही योग्य विजनरी लीडरशिप चाहिए इसके लिए, क्योंकि यही एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेचर में सरकारी ठेकेदार कंपनी है उपनल, लेकिन जो सिविल के लोग काम कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा में, वो भी तो पहाड़ के बच्चे हैं। वो भी आगे बोलेंगे कि हमने क्या गुनाह किया कि हम सरकारी ठेकेदारी में न आके प्राइवेट ठेकेदारों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये राज्य में आंदोलनकारी भी रहा हूं, और आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं बच्चों का रोजगार था, और इस राज्य में 20 साल से मेरे युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिली। इनको बेईमान नेताओं ने हर दम ऐसी घपले करके अपने लोगों को भरा, और अभी भी जो ये लड़का जुयाल कह रहा है वो सच कह रहा है कि इन्होंने जिसको चाहा उसको परमानेंट कर दिया। अब मैं विधानसभा में मैंने देखा कि नया जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष आया उसने अपने लोगों को भरा, दूसरा आया उसने भरा। मैं नंगा नाच देख रहा हूं 20 साल से, और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस आंदोलन को मैं पूरी ताकत के साथ हम इसका साथ देंगे। ठीक है, ठीक है। प्रभाकर उनियाल जी, सर देखिए, कांग्रेस हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडीयू, कम से कम कर्मचारियों को लेकर के आप ये मत ठीकरा फोड़िए साहब कांग्रेस ने गलत लोग भर्ती कर दिए। भर्ती किए तो 4 साल में जांच कर लेते, उनको निकाल देते। 4, 10, 15, 20, 50 गलत भर्तियों के बदले में 22,000 लोगों को सजा देंगे। तो सर चुनाव आ रहा है, आपने अभी मुख्यमंत्री बदला है, आप जानते हैं हालात किस तरह के। तपिश का अंदाजा है ना आपको पहाड़ पॉलिटिक्स में क्या हालात है, वरना इस तरह से बड़े बेआबरू करके आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को चलता नहीं करते। सर संभलने का वक्त तो है ना आपके साथ, आपके लिए। पवन जी, आपका मैं आभारी हूं। आपने थपलियाल जी के बात करते हुए बार बार मेरा नाम लिया, आपके जुबान पर है, पुराने मित्र हैं आप हमारे, और बहुत अच्छे एंकर हैं, और इतने अच्छे एंकर हैं कि आप जो मैंने कहा नहीं वो आपने मेरे मुंह में डाल दिया कि मैं ठीकरा और ऊपर फोड़ रहा हूं। जो परिस्थिति है उसका जो खाका खींचना ये मेरा काम है, दायित्व है। और मैं जो बात नहीं कहना चाहता था, थपलियाल जी ने इशारा कर दिया कि जो प्राइवेट ठेकेदारों के लोग काम कर रहे हैं वे भी कल को बोलेंगे, उनका भी अधिकार है। इसीलिए सरकार जब एक कोई निर्णय लेती है तो सरकार को, किसी भी सरकार को सभी पक्षों पर विचार करना पड़ता है। सरकार की सीमाएं हैं, एक तो आर्थिक सीमा है, आर्थिक सीमा के अलावा इसका बाकी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आंदोलन के सामने सीधे एकदम सरकार झुक जाते तो दूसरे आंदोलन होंगे। तो सरकार युक्त रीति से, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि इनको हम, इनकी मांगे जो है हम स्वीकार करेंगे, इसलिए समिति बनाई। जो सैनिक कल्याण मंत्री उन्होंने भी ये बात कही, हम सकारात्मक रीति से उनके साथ सहानुभूति रखते हुए और उनकी मांगों को जायज मानते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीति, हमारी नियत सकारात्मक है, और मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार की ओर से बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही उचित कदम इस मामले में समाधान के लिए उठाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप उमा सिसोदिया जी कुछ कहना चाह रही मैडम, जल्दी से कहिए, उसके बाद मेरे बीजेपी के मित्र ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन बहाना बनाया कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो शहीद होते होते उन्होंने जो 17, 18, 20 जो राज्य मंत्री बनाए थे, उनका खर्चा कहाँ से निकल कर आ रहा था? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। राज्य मंत्री के रूप में जो हमारे जो मोटा पैसा हमारे टैक्स पेयर्स का जो आप लोग बांट रहे थे, बंदर बांट आप लोगों ने शुरू कर दिया अपने 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 कहते लोगों को, उसका पैसा बांटते समय क्या आपके पास कमी नहीं थी? आप मुझे बताइए, इतने राज्य मंत्री बनाने की आप लोगों को जरूरत क्या थी? और इतने घोटाले, दुनिया भर के घोटाले, आप चाहे हरक सिंह रावत की बात करें, चाहे यशपाल आर्य जी की बात करें, चाहे रेखा आर्य जी की बात करें, वहां पर आपको पैसे की कमी नहीं आती। हेलीकॉप्टर आपके दौड़ते सरकारी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज हम उपनल कर्मचारियों के लिए, जोयाल जी, आपको कुछ कुछ आश्वासन मिलता दिख रहा है प्रभाकर उनियाल जी की बातों से? जल्दी छोटा सा कमेंट, फिर लास्ट कमेंट योगेश जी का मैं लूंगा, वाइंड अप करूंगा। जैसा माननीय बोल रहे हैं कि हम सकारात्मक है, सरकार सकारात्मक सोच रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सकारात्मक है तो 4 वर्षों में क्यों नहीं हमारे लिए कोई ऐसी योजना बनी, कोई क्यों ना ऐसी नियमावली बनी, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। और जब हम लोग आकर के रोडों पे बैठ गए धरने में, और हम 35 दिन से लगातार बैठे हैं यहाँ पर, और उसके बाद भी जो है अब आप ये कह रहे हैं कि हम जो इनके लिए सकारात्मक निकालेंगे, प्राइवेट एजेंसियां ये बोलेंगी, प्राइवेट एजेंसियां वो बोलेंगी। प्राइवेट एजेंसी वालों के लिए जो है माननीय न्यायालय ने नहीं कहा है अभी कुछ। जिस दिन माननीय न्यायालय उनके लिए कहेगा उस दिन वो भी कहेंगे, परंतु जो माननीय न्यायालय ने कहा है, उस माननीय न्यायालय के मान को बचाने के लिए उपनल कर्मचारी भी बैठा है यहाँ दरी पर। आप
उस दिशा में प्रयास होना चाहिए अभी फिलहाल। ये मैं बातों से बात बनेगी नहीं, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बातों से बात बनेगी नहीं प्रभाकर उनियाल जी, बातों से बात बनने वाली नहीं है। जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप नियमावली बनाने की बात करते थे उपमुख्यमंत्री कर्मचारी के लिए, ये हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो नियमावली पिछले 6-7 साल से बन रही है, ऐसे निकल गए, 4 वर्ष तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। कांग्रेस के जमाने में नियमावली बन रही थी, फिर बीजेपी का हम बनाएंगे, वो भी नहीं बन पाई। योगेश जी, सर फुटबॉल बनाने से तो बात बनेगी नहीं ना, अब तो चुनाव है, इसलिए उपनल कर्मचारी क्यों पीछे हटेंगे? उनको पता है कि अब अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो फिर कौन मानेगा, क्योंकि 4 साल से इंतजार ही तो कर रहे थे सर, नियमावली तो कोई बना नहीं पाए 4 साल में, न जो गलत तरीके से भर्ती किए गए उनको निकाला गया, तो अब तो एक तरह से जो उपनल कर्मचारियों का जो संयम है वो तो डोलेगा ना सर। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और उपनल कर्मचारियों ने बिल्कुल सही समय चूज करा है अपनी बात को सरकार के सामने रखने का। और मैं कहूंगा सरकार ने भी जो उपसमिति बनाई है, वो अगर उनकी इंटेंशन अच्छी है तो वो इसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल सकती है। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि जितने भी लॉज हैं वो लोगों के लिए नहीं होते, लोग लॉज के लिए होती है। अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप कुछ इन बच्चों इन सबको रिलीफ देना चाहते हैं, वो सोल्यूशन भी आपको अपने सचिवालय से ही निकलेगा, अब सरकार के अंदर से ही निकलेगा। अगर जितने भी कर्मचारी हैं उनको सबको नहीं कर पाते, आप फिर दोबारा नई भर्तियां क्यों करें? नई भर्तियों पर कम से कम रोक लगाइए उपनल के उसमें, ताकि इन्हें थोड़ा तो विश्वास हो। वरना मुझे नहीं लगता ये आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, इसका ये और उग्र रूप भी ले सकता है और इसका चुनाव में भी फर्क पड़ सकता है। निश्चित तौर पर आप तमाम मेहमानों ने वक्त निकाला और उपनल कर्मचारियों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है करीब 34-35 दिन से, उसको लेकर के अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार तक ये मैसेज भी पहुंचेगा और सरकार को समझना पड़ेगा कि उपनल कर्मचारी आपके अपने हैं, आपके राज्य के कर्मचारी। ऐसे समय में जब कई राज्य सरकारें 75% कोटा अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए तय कर रही है, तब आपके यहाँ जो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे पेयजल हो, चाहे ऊर्जा निगम हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षण के क्षेत्र में हो, तमाम जगहों पर जब आपके कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से बेहद न्यूनतम वेतन पर, अब अगर वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, आप सिर्फ उनको समितियों या बातों में, बयानों में उलझा के रखेंगे, तो निश्चित तौर पर जब चुनाव आएगा तब ये जनता, ये उपनल कर्मचारी इन सब बातों का हिसाब लेंगे। नमस्कार, थैंक यू।